मेरा सवाल ये है कि मतलब आजकल लड़कियां कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं मतलब प्रेगनेंसी से बचने के लिए। तो क्या उसका मतलब अगर वो फर्दर आगे प्रेग्नेंट होना चाहती है तो उसका उन पे असर होता है या नॉर्मल है उसको लेना? देखिए, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का कोई असर नहीं होता फर्टिलिटी पे। जैसे ही पिल्स छोड़ी जाएंगी वैसे ही नॉर्मल ओव्यूलेटरी साइकिल जिसे कहते हैं, नॉर्मल एग्स बनना, नॉर्मल एग्स रिलीज होना शुरू हो जाएगा। तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता नहीं है। तो उसे आप फर्टिलिटी बहुत अच्छे से रिस्टोर होती है इसके बाद। अच्छा, अगर आप उसे मतलब ज़्यादा बार लेते हैं तो भी उसका कोई मतलब इफ़ेक्ट होता है बॉडी पे? नहीं, जनरली क्या है कि इसके बेनिफिट्स बहुत हैं। इसके बेनिफिट्स ना केवल सिर्फ इस पे हैं एज अ कॉन्ट्रासेप्शन, सेकंड फीमेल हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर भी बहुत बेनिफिट होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का। इन द सेंस के ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की वजह से एक प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जिसे कहते हैं, जिसकी वजह से मूड स्विंग्स बड़े वो हो गए, मतलब फेमस आपका हो अगर गए हैं। मोटा-मोटा कहना ये चाहेंगे उसके कोई नेगेटिव असर नहीं, उसके पॉजिटिव उसके असर बहुत है। पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं, तो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कम हो जाएगा, और अगर ओवेरियन सिस्ट ट्विस्ट की टेंडेंसी है तो वो घट जाएगी, और ब्रेस्ट की कंडीशंस में भी रिलीफ मिलता है। तो फिर बाद में उसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। जी, जी। दूसरा ये मतलब आजकल सिज़ेरियन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये अगर नॉर्मल अगर डिलीवरी हो जाती है तो वो ज़्यादा बेहतर है मतलब या फिर सिज़ेरियन के बाद अगर वो ठीक हो जाती है लेडी तो उसको वो इफ़ेक्ट करता है उसकी लाइफ टाइम इफ़ेक्ट करती है सिज़ेरियन? देखिए, एक्चुअली क्या है ना कि ऐसे कुछ इंडिकेशंस हैं जिनमें सिजेरियन किया जाता है, और जब वो इंडिकेशंस नहीं होती तो हर पेशेंट नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्रायल के लिए मतलब ट्रायल ट्राई किया ही जाता है उसको। और जब वो सिजेरियन होता है तो पहले के ज़माने में लोग सिजेरियन से इसलिए डरते थे क्योंकि एनेस्थीसिया के रिस्क होते थे और इन्फेक्शन के रिस्क होते थे। बट आजकल इतना हमारा साइंस प्रोग्रेस कर चुका है कि सिजेरियन के बाद और सिजेरियन के दौरान भी मरीज़ उतना ही सेफ़ है जितना एक नॉर्मल डिलीवरी के दौरान है। तो उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, बल्कि ये है कि हमें हेल्दी मदर्स और बेबीज़ अब और मिलने लग गए हैं एज़ कम्पेयर टू पहले के टाइम में। पहले के टाइम में बच्चे बहुत मॉर्टेलिटी बहुत हाई होती थी, मदर्स के ऊपर इफ़ेक्ट बहुत पड़ता था। अब बिकॉज़ सिज़ेरियन अवेलेबल हो गया है, काफ़ी कंडीशंस हमारी ऐसी हैं जिसमें बच्चा और माँ दोनों सुरक्षित रहते हैं, तो फ़ायदा ही है। आजकल मतलब जो माएँ होती हैं वो अपने बच्चों को मतलब अवॉइड करती हैं दूध पिलाना कि उनको दूध कम से कम उसमें वो करा जाए तो वो उसको अवॉइड करती हैं। तो उससे बच्चे की हेल्थ पर और उनकी हेल्थ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? और दूसरी ये है कि उनकी आजकल ब्रेस्ट कैंसर के वो भी बढ़ रहे हैं केसेज़। तो क्या उससे इसका रिलेशन है? देखो, ब्रेस्ट फीडिंग तो बच्चे को बेनिफिट करती ही है। जो ब्रेस्ट फेड बच्चा है वो एक नॉन ब्रेस्ट फेड बच्चे के कंपैरेटिवली हेल्दियर होगा, उसका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होगा, और ब्रेस्ट फीडिंग किसी भी कंडीशन में अवॉइड नहीं करनी चाहिए। सेकेंड ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग इज़ प्रोटेक्टिव अगेंस्ट ब्रेस्ट कैंसर, ये भी सही है। कितने जैसा कितने समय तक बच्चे को मतलब दूध पिला सकते हैं? कितने साल तक के लिए? 6 मंथ्स तक बच्चे को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करना चाहिए कि सिर्फ वो माँ का ही दूध पिए, ऊपर का पानी भी ना पिए, जी, क्योंकि 6 मंथ्स तक उसकी जो है इम्यून सिस्टम और उसकी बॉडी डेवलप हो रही है, तो बेस्ट रहता है उससे। थैंक यू। हेलो मैम। आई। मार्केट में आजकल बहुत सारे वेजाइनल वॉश है, हम्म। तो मैंने ये भी सुना है कई सारे वीडियोस में, गाइनों के वीडियोस में, कि वेजाइनल वॉश नहीं यूज़ करना चाहिए। हमारे पास हमारे बॉडी में ऐसी शक्ति है कि वो खुद ब खुद बिल्कुल पीएच को बैलेंस कर देता है। तो इस पे आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही बात है। वजाइना के अंदर इतना मतलब इतने उसकी डिस्चार्जेस और उसकी खुद की क्लेंजिंग कैपेसिटी होती है, तो अपने आप को क्लीन कर सकती है। बट क्या होता है ना कि वजाइनल वॉशेस थोड़ा सेंसिटिव स्किन के लिए बेटर रहती हैं, थोड़ा उनका पीएच ऐसा होता है जो सूट करता है। तो दोनों तरफ से ठीक है, जिनको लगता है कि भाई उनकी सेंसिटिविटी है उनके लिए वजाइनल वॉश बेटर, अदरवाइज नॉर्मल क्लींजिंग एंड हाइजीन इज। और भी एक क्वेश्चन है, ऐसा मुझे लगता है कि लोगों के अंदर धारणा है कि पीसीओडी अगर हो रहा है तो उसमें प्री मैरिटल सेक्स भी कहीं ना कहीं इंक्लूड है, ऐसा लोग का मानना है। तो एज अ डॉक्टर आप क्या बोलेंगे इस पे? बिल्कुल गलत है, ये एकदम बहुत बड़ी मिथ है। इस मिथ को बिल्कुल नकारना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। पीसीओडी एक कंडीशन है, हार्मोनल कंडीशन है जिसमें हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है। इट्स अ नॉर्मल कंडीशन, जैसे सारी बीमारियाँ होती हैं उनमें से एक बीमारी होती है, तो उसके पीछे कोई ये लेना कोई कनेक्शन नहीं है विद हैविंग प्रीमैरिटल सेक्स। ओके। और क्या ऐसा हो सकता है कि
कोई जो है वो बहुत अच्छे हेल्दी पीरियड के साथ रह रहा हो, लेकिन कुछ दिन बाद उसे पीसीओडी या फिर पीसीओएस हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर पीसीओडी है तो वो शुरुआत से ही पता चल जाएगा। हाँ, पीसीओडी एक सिंड्रोम है, उसमें स्पेक्ट्रम होता है डिजीज़ का। जैसे ऐसी औरतें भी हैं जिनको पीसीओडी है बट उनके नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं, और ऐसी औरतें भी हैं जिनको पीसीओडी है बट वो इस एक्सटेंट तक है कि वो एज इनफर्टिलिटी मैनिफेस्ट कर रही है। तो एक पूरा स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़ है, राइट फ्रॉम पीपल हैविंग नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स टू पीपल हैविंग एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। मतलब इंटेंसिटी होती है उसकी कि वो इंटेंसिटी हाँ एक स्पेक्ट्रम है, वो सारे हार्मोन्स के लेवल्स पे डिपेंड करता है कि कितना हार्मोन के लेवल्स इफेक्ट हुए हैं। थैंक यू। अंतिम प्रश्न आप बहुत नहीं हेलो मैम, मेरा नाम मनोज है और मैं आपका फिर से स्वागत करना चाहूँगा। थैंक यू। मैम, मेरा जो सवाल है वो थोड़ा रूरल एरिया को लेके है। हालांकि हम मेट्रो सिटी में जो रहते हैं वहाँ के लोग काफ़ी अवेयर हैं और चीज़ों को समझते हैं, तो ज़्यादा इसमें सवाल नहीं करते। लेकिन जो रूरल एरिया के लोग हैं, जो पिछड़े गांव वहाँ पे रह रहे हैं, तो कहीं ना आज भी उनका ये सवाल है कि जो डिलीवरी एक सर्जरी और नॉर्मल को लेकर सवाल है, कहीं ना कहीं उनके अंदर में ये एक मीथ है और एक रूमर है। मैं उस पर आपका कमेंट चाहूँगा कि आप मतलब आप उसको किस तरह से देखती हैं कि डॉक्टर जो है अपने बिजनेस के लिए इन केस नॉर्मल भी चीज़ें होती है उसको भी काफ़ी क्रिटिकल बता के वो सर्जरी के लिए जो अटेंडेंट है पेशेंट है उसको मजबूर किया जाता है। तो इस पर आपका क्या कमेंट है और किस तरह से उसको देखती हैं आप? देखिए, पहली चीज़ ये है कि मैंने देखा है कि बहुत एक ओपिनियन होता है लोगों का जी। कि भाई सिजेरियन नहीं कराना है। ओके। पर एक बात बताइए कि अगर बच्चा डिस्ट्रेस के अंदर है ओके। तो इज़ इट बेटर टू हैव अ हेल्दी बेबी और इज़ इट बेटर टू हैव अ नॉर्मल डिलीवरी? ऑब्वियसली वहाँ हेल्दी बेबी ज़रूरी है। अच्छा, एक सेकंड ये है कि इंसिडेंस सिजेरियन के इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि हमारे पास ऐसी इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स बढ़ गई हैं जिससे हमें पहले ही पता चल जाता है कि बच्चा डिस्ट्रेस में जाने वाला है, या बच्चे के गले में ओमनाल का कॉर्ड है, या ओमनाल नीचे है। ऐसी बहुत सारी कंडीशंस हमें अब पता चलने लग जाती हैं, पहले ही पता चल जाती है। पहले वो इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स नहीं थी, इसलिए पहले सिजेरियन का रेट इतना ज़्यादा नहीं था। अब सिजेरियन का रेट इसलिए ज़्यादा हो गया। सेकंड थर्ड चीज़ ये है कि मोस्ट ऑफ द लोग चाहते हैं स्मॉल फैमिली, बिल्कुल। तो स्मॉल फैमिली में दोनों बच्चे हेल्दी हों, सब लोग यही चाहते हैं। इंस्टेड कि वो एक ट्रायल लें नॉर्मल डिलीवरी का, फिर बच्चे को जो हो जाए फिर नेक्स्ट ट्रायल लेंगे। तो अब एवरीबडी वांट्स कि सेफ़ डिलीवरी हो, बच्चा सेफ़ मिले, माँ सेफ़ मिले, इसलिए थोड़ा सिजेरियन के रेट्स बढ़ गए। बट ये बिल्कुल मिथ है कि पीपल आर डूइंग इट फॉर देयर बेनिफिट। ओके, सो मैम इसी से जुड़ा एक और सवाल है कि क्या जो मतलब ये सर्जरी और नॉर्मल का केस आता है, तो हम अगर कोई चाहता है कि कोई प्लान कर रहा है कोई मान लो अभी फ्यूचर के लिए प्लान कर रहा है कि नॉर्मल बेबी के लिए, तो किन चीज़ों पे अलग अलग मेडिकल कंडीशंस होते हैं, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। लेकिन मैम क्या वो कंडीशंस होंगे, क्या वो प्रिस्क्रिप्शन होंगे जिसको अपना के एक नॉर्मल बेबी को जन्म दिया जा सके? प्रिकॉशंस तो देखिए ऐसा इट इज़ प्रिकॉशंस में बस मेन ये है कि अपना न्यूट्रिशन अच्छा रखें और अपना अच्छे से एक्सरसाइज करें। अगर मतलब डॉक्टर की सलाह के हिसाब से चलें, वो बेस्ट रहता है कि अगर आप डॉक्टर की सलाह से के हिसाब से चल रहे हैं, आप अपने 9 महीने इन्वेस्टिगेशन अच्छे से करा रहे हैं, आप अपना न्यूट्रिशन मेंटेन करके रख रहे हैं और आप नियमित रूप से एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो फिर बाद में ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको पहले ही चांसेस बढ़ जाएंगे नॉर्मल डिलीवरी होने के। बट कुछ कंडीशंस अगर हैं सिजेरियन वाली तो वो पहले ही पता चल जाएंगे कि भाई आपके सिजेरियन के चांसेस। जी मैम, एक और मीथ है इसी से जुड़ा हुआ, उस पर आप एक बार क्लियर कर दीजिए कि लोगों का ये मानना है कि इस सर्जरी के बाद जो है काफ़ी कई तरह की क्रिटिकल प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है, इन फ्यूचर भी कई तरह की प्रॉब्लम्स होती है, तो इस पर आपका क्या कमेंट है? देखिए, सर्जरी के बाद जनरली इतनी कंडीशंस नहीं होती है। मतलब ये एक्चुअली मिथ है कि सर्जरी के बाद हेल्थ कंडीशंस ख़राब हो जाएंगी, हेल्थ डिटीरियोरेट हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। जो चांसेस हैं हेल्थ डिटीरियोरेट होने के, वो तो वैसे भी बिना सर्जरी के बराबर के ही हैं लगभग, कोई रिस्क नहीं है। ओके मैम।